नमस्कार श्रोता मित्रों, ईस्ट वेस्ट कम्युनिटी सेंटर के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सेशन के नाम से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कई मुद्दों पर आपको जानकारी देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सीरीज़ पसंद आएगी। तो आज का हमारा विषय है डिसेबिलिटी प्रीमियम और सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम। यदि आपके पास अपनी इनकम सपोर्ट, अपनी इनकम आधारित जॉब सीकर भत्ता यानी जेएस है, इनकम से संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता यानी ईएस है, या फिर यदि आप आवास लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आप डिसेबिलिटी प्रीमियम के हकदार बन सकते हैं। सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम के हकदार होने के लिए आपको आमतौर पर डिसेबिलिटी प्रीमियम का हकदार होना चाहिए। यदि आप ईएसए प्राप्त करते हैं तो आप केवल सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं। डिसेबिलिटी प्रीमियम प्राप्त करने के लिए आप या आपके जीवन साथी की उम्र पेंशन क्रेडिट उम्र की मर्यादा से कम होनी चाहिए, या फिर वो व्यक्ति रजिस्टर्ड ब्लाइंड होना चाहिए, या तो आपको डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंसेस यानी विकलांगता जीवित भत्ता, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भुगतान, आर्म्ड फोर्सेस इंडिपेंडेंस पेमेंट AFIP यानी सशस्त्र बल स्वतंत्रता भुगतान, वर्किंग टैक्स क्रेडिट विथ डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी विकलांगता तत्व के साथ कार्यकर क्रेडिट, अटेंडेंस अलाउंस यानी उपस्थिति भत्ता, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस यानी लगातार उपस्थिति भत्ता, वॉर पेंशनर मोबिलिटी सप्लीमेंट यानी युद्ध पेंशनर गतिशीलता अनुपूरक, सीवियर डिसेबिलिटी अलाउंस यानी गंभीर विकलांगता भत्ता, इनकैपेसिटी बेनिफिट यानी असमर्थता लाभ मिलता होना चाहिए। यदि आप कम से कम 1 वर्ष के लिए काम करने में असमर्थ है तो आप डिसेबिलिटी प्रीमियम प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आप उपयुक्तता की जांच के लिए बेनिफिट कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम प्राप्त करने के लिए इनकम से संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता या PIP या दैनिक जीवित घटक या AFIP या मध्यम या उच्चतर दर पर DLA या अटेंडेंस अलाउंस या कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस या फिर युद्ध पेंशन के साथ साथ निरंतर उपस्थिति भत्ता की आवश्यकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस भत्ते के लिए आपके साथ 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र के व्यक्ति साथ न रहते हो। लेकिन ऐसी कोई व्यक्ति के साथ आप रहते हो तो फिर वह व्यक्ति को उनके योग्य अन्य लाभ मिलते हो। वह व्यक्ति रजिस्टर्ड ब्लाइंड हो, वह व्यक्ति उप किराएदार हो, अथवा तो वह व्यक्ति एक पेइंग गेस्ट के रूप में रहती हो, तो आप इस भत्ते के लिए हकदार हो सकते हो। यह भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी को आपकी देखभाल करने के लिए देखभालकर्ता का भत्ता यानी करियर अलाउंस मिल रहा है, या फिर यूनिवर्सल क्रेडिट के देखभालकर्ता का तत्व मिल रहा है, तो आप सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम के हकदार नहीं बन सकते। यदि आप एक दंपति के रूप में साथ रहते हैं तो आप सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम उच्च दर से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप दोनों इसके लिए पात्र हैं और आप दोनों में से किसी एक को दूसरे की देखभाल रखने के लिए कैरियर अलाउंस या यूनिवर्सल क्रेडिट का तत्व मिलता है, या फिर आप में से केवल एक पात्रता के मापदंडों को पूरा करता है और दूसरा रजिस्टर्ड ब्लाइंड है, तो सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम की रकम में कटौती हो सकती है। एनहांस डिसेबिलिटी प्रीमियम प्राप्त करने के लिए आपकी उम्र पेंशन क्रेडिट एज से कम होनी जरूरी है। उसके उपरांत आपको डिसेबिलिटी प्रीमियम अथवा तो इनकम से संबंधित रोजगार और सहायता भत्ता यानी ईएसए मिलना जरूरी है, और साथ में उच्च दर पर दैनिक जीवित घटक या AFIP या उच्च दर पर देखभाल घटक मिलना चाहिए। यदि आप ईएसए के लिए सहायता समूह में हैं तो आप सीवियर डिसेबिलिटी प्रीमियम के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। एक और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे लीगल एंड वेलफेयर एडवाइस सेशन के नए सेशन में। नमस्कार।